गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमारी पॉलिटी की स्टेट पॉलिटी की जो सीरीज़ है, राजस्थान की राज्य व्यवस्था की जो ये सीरीज़ चल रही है, इसके अंदर हम अगला टॉपिक जो हमारा है वो है, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में ज़्यादा बात होती नहीं है, लेकिन इसके अंदर से एक सवाल तो मुझे लगता है कि आज के टाइम में बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है और इसमें से एक सवाल तो आना ही है। ठीक है। अभी तक हमने जिन संस्थाओं की जिन बॉडीज़ के बारे में बात करी है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन सब के बारे में लगभग बात करी है। अब कुछ लास्ट की थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट 3-4 और बॉडीज़ हैं जो रही है, उनको भी हम धीरे-धीरे टाइम बाय टाइम खत्म करते रहेंगे। ठीक है? स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन, राज्य सूचना आयोग। अब ये ज़रूरी क्यों है? आपको लगा होगा सर इन्फॉर्मेशन से हमारा क्या लेना-देना? हम इन्फॉर्मेशन का करेंगे क्या? हमारे लिए वो ज़रूरी क्यों है? इन्फॉर्मेशन हमारे लिए ज़रूरी इसलिए है क्योंकि किसी भी चीज़ का लेआउट जब बनाते हैं, जब उसका ढाँचा बनाते हैं ना, तो उसके अंदर चाहिए डेटा। डेटा मतलब कितना पोटेंशियल पता होता है कि हमें अच्छा हमारे पास कुछ गणित है, कुछ डेटा है हमारे पास, इसके बेस पे हम स्कीम बनाएँगे, इसके बेस पे हम काम करेंगे, इसके बेस पे गवर्नमेंट का अगले 5 साल का जो विज़न है, या सरकार का हो या किसी इंसान का हो या पर्सनल किसी का भी हो, तो भी उसको डेटा चाहिए। अब ये डेटा जो है, इसका मतलब ही इन्फॉर्मेशन है। अब डेटा बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन ओवरऑल इनका मतलब ही इन्फॉर्मेशन हो गया, है ना? कोई जानकारी मिल रही है आपको किसी चीज़ की, जिससे आपको हेल्प हो रही है कि आप कुछ आगे और उसमें डेवलपमेंट कर सकें। इसका मतलब ही क्या हुआ? आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अब स्टेट भाई सरकार को, राज्य को, स्टेट को या देश को या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनको ये इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड एक आयोग क्यों बनाना पड़ा? इसकी सीधी-सी मतलब ये है कि मैं एक लोकतांत्रिक देश के अंदर रहता हूँ, ठीक है? मुझे हक है जानने का, ठीक है? राइट टू इन्फॉर्मेशन। मुझे मुझे मेरे पास ये हक है, संविधान मुझे ये हक देता है कि अगर मुझे सरकार से किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन लेनी है, कोई जानकारी लेनी है, कुछ क्षेत्रों को छोड़ के सरकार मुझे वो देने के लिए भी बाध्य है, ठीक है? कुछ क्षेत्रों को छोड़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो कुछ बहुत ज़्यादा सीक्रेट और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होता है, जो कि देश की अखंडता और देश की सिक्योरिटी से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन होती है, तो उसको ऐसे पब्लिक डोमेन में नहीं बता सकते। हम आगे डिस्कशन करेंगे क्या-क्या है, क्यों है, देखेंगे हम सब। लेकिन अभी के लिए हम जो सोच रहे हैं, अभी के लिए हम जो बात कर रहे हैं, वो ये है कि एक इंसान को इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए? या तो उसके किसी अधिकारों का हनन हो रहा है, वायलेशन हो रही है उसके राइट्स का, या उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, जो कि उसको पता है कि मैं गलत नहीं हूँ। उसको प्रूव करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन वो माँगेगा, वो इन्फॉर्मेशन माँगने का हक है उसको। माँगेगा कैसे? स्टेट से, राइट? गवर्नमेंट से या किसी डिपार्टमेंट से या किसी पब्लिक अथॉरिटी से या कोई भी कंसर्न्ड बॉडी हो उससे, ठीक है? अब ये जो इन्फॉर्मेशन का जो कांसेप्ट है, ये कांसेप्ट चालू कहाँ से हुआ? ये हमारा तो कांसेप्ट है नहीं। ऑफ कोर्स हम भी कहीं न कहीं से लेके ही आए हैं। ये दुनिया के अंदर सबसे पहले स्वीडन के अंदर चालू हुआ था, ठीक है? स्वीडन एक यूरोपियन कंट्री है, ठीक है? भाई बर्फ़ बहुत ज़्यादा होती है उधर। अगर आप लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ी है तो आपको पता ही होगा। तो वहाँ पर क्या है कि जो स्वीडन एक ऐसी कंट्री है जो लगभग हर रिपोर्ट के अंदर, वर्ल्ड की जो हर रिपोर्ट है बड़ी-बड़ी, हैप्पीनेस इंडेक्स हो गया, पर कैपिटा इनकम वाला इंडेक्स हो गया, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस वाला इंडेक्स हो गया, उन सब में वो लगभग टॉप पे ही रहता है ये स्वीडन। इसका मूल कारण मुझे ऐसा लगता है कि चलो डेमोक्रेसी है, लोग पढ़े-लिखे हैं, सब कुछ है। मैं मानता हूँ क्राइम रेट भी कम है वहाँ पे, सब ठीक है। इसका मेन कारण इसलिए है कि वहाँ राइट टू इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आया, ठीक है? सूचना का अधिकार जो है, वो लगभग सबसे पहले आया। अभी सबसे पहले आया, तो सबसे पहले कारगिल भी वहीं हुआ, ठीक है? तब फिर दूसरी जितनी भी कंट्रीज़ थी पूरे दुनिया के अंदर, उनको ऐसा लगा कि एक लोकतांत्रिक देश के अंदर सूचना का अधिकार होना बहुत ज़रूरी है। इसके बेस पे ही आप अपने जो आपके हक हैं, जो आपके राइट्स हैं, उनका आप हनन नहीं कर पाओ, मतलब कोई दूसरा नहीं कर पाएगा। आप उसको प्रोटेक्ट कर पाओगे, ठीक है? उनकी संरचना भी आपका कर पाओगे आप उनको, ठीक है? राइट टू इन्फॉर्मेशन। अब इंडिया के अंदर जो इंडिया का कांसेप्ट मैं बताऊँ कि भारत के अंदर इसका क्या सीन है? भारत के अंदर ये सीन है कि जो अरुणा रॉय जी हैं, उनको राइट टू इन्फॉर्मेशन का जनक माना जाता है, फाउंडर माना जाता है भारत के अंदर, ठीक है? ये एक फैक्ट है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और इंडिया के अंदर 2 ऐसे स्टेट हैं, जिसके अंदर सबसे पहले राइट टू इन्फॉर्मेशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, ठीक है? एक तो है तमिलनाडु, ठीक है? और एक है गोवा। अब ये तो हो गया फैक्चुअल कुछ चीज़ें जो बेसिक जो बताना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि आप जब एक ऐसे टॉपिक से रिलेटेड कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, तो आपको पता भी होना चाहिए कि उसका बैकग्राउंड क्या है, वो है क्या? राइट टू इन्फॉर्मेशन है क्यों? ज़रूरी क्यों है वो? ठीक है? तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको
थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे हम जैसे जैसे डिस्कशन करते रहेंगे वैसे आपको पूरा ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ये जो आयोग है, सूचना आयोग, ये पूरा क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। एट द टाइम ऑफ मनमोहन सिंह, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, जब वो प्रधानमंत्री थे, तब 2005 के अंदर आरटीआई एक्ट जो था वो लागू हुआ, ठीक है। लागू हुआ संसद के अंदर। जो राष्ट्रपति जी थे हमारे उस टाइम, आज वो नहीं है संसार में, एपीजे अब्दुल कलाम साहब, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, उन्होंने उसको मुहर लगाई, साइन किया उस पे और उसको एक एक्ट बनाया। अब भारत के अंदर तो वो लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को, लेकिन राजस्थान में एक्ट वो लागू हुआ था 18 अक्टूबर 2005 को, ठीक है। ये हो गया एक और फैक्चुअल चीज कि भाई आरटीआई एक्ट 2005, ऑप्शन ऐसे भी आ सकता है आरटीआई एक्ट 2006, 7, 8, आपको 5 का ध्यान रखना है, ठीक है। ये ईयर से कंफ्यूज मत होना, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन कई बार बच्चे कंफ्यूज होकर गलत कर देते हैं उसको। अब ये लिखा हुआ है कि वाई इट इज नीडेड, इसकी जरूरत क्या है। देखो, इसकी ज़रूरत जो है वो इसलिए ज़रूरत है कि देश जो हमारा है भारत, वो एक लोकतांत्रिक देश है, ठीक है। जब लोकतांत्रिक देश है तो इसका मतलब क्या है कि वो जनता से चल रहा है, ठीक है, जनता के द्वारा ही चल रहा है। तो वहाँ पर करप्शन के चांसेस जो हैं वो बढ़ते हैं, ठीक है। इसीलिए एक ऐसा आयोग बनाया हमने कि सूचना आयोग। इस सूचना आयोग से क्या होगा कि हम, जो जनता है, वो ये डिमांड कर सकती है अपने लीडर से, अपने रिप्रेजेंटेटिव से, ठीक है, उनसे ये, और वो बाध्य हैं इन्फॉर्मेशन देने के कि भैया हमने 500 करोड़ यहाँ खर्च किए, या चलो ये चीज़ें क्या करता है, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि भैया आपने 500 रुपये का हिसाब मांगा, ठीक है, तो उन्होंने भाई पूरे 500 रुपये का हिसाब आपको दिया, क्योंकि आप, वो हक है आपका, आपका मूल अधिकार है, आपकी राइट है वो, कि आप उससे ये सवाल पूछ सकते हो, आप उससे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो कि भैया आपने वैकेंसी निकाली 600 पोस्ट की, अब कितनी बची है, कितना क्या है, कितनी पोस्ट आप कैटेगरी वाइज कितनी निकालोगे, वो सब इन्फॉर्मेशन आपको जानने का हक है। इसलिए मोटा मोटी हमको भी ज़रूरत पड़ी कि ये चीज़ हमारे देश के अंदर भी आनी चाहिए, ताकि एक कोई भी नागरिक है, जो सिटीज़न है इस देश का, वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके सच्चाई तक जा सके, क्योंकि उसका हक है ये करने का, क्योंकि वो वोट दे रहा है। वो डेमोक्रेसी के अंदर डायरेक्टली उसका इंटरफेरेंस है, ठीक है। एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि करप्शन इसके अंदर जो है वो थोड़ा-सा कम हो सकता है, क्योंकि जब किसी से आप इन्फॉर्मेशन माँगोगे किसी भी चीज़ की, तो वो बाध्य हो जाएगा इन्फॉर्मेशन देने के लिए। अगर वो सच्ची इन्फॉर्मेशन देगा, मतलब देनी ही पड़ेगी, सच्ची इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो मतलब पिक्चर क्लियर है ना? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि ट्रांसपेरेंसी रहेगी। कोई भी प्रक्रिया चल रही है, कोई भी कानून चल रहा है, कोई भी प्रोसेस चल रहा है, कोई प्रोजेक्ट चल रहा है बहुत बड़ा, तो उससे रिलेटेड जो तथ्य हैं, वो अगर आपने इन्फॉर्मेशन मँगा ली है और वो सच आपके पास आ गया और आप उससे सैटिस्फाइड हो, आप संतुष्ट हो कि ये सब सच है, इसमें कुछ झोल नहीं है, इसमें कुछ गलत नहीं है, तो मतलब आप इस डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर रह रहे हो और वो डेमोक्रेसी आपको पूरा फ़ायदा दे रही है। आपका वो जो वोट आपने जो लगाया था, उसका आपको यहाँ पे फ़ायदा मिल रहा है, इससे आप सैटिस्फाई रहते हो। ये इसका पूरा होल स्ट्रक्चर है, ठीक है? हालाँकि इसमें और अंदर-अंदर डीप बातें भी हैं, वो हम आगे करेंगे। ये बेक मेटा मोटा-मोटा लेआउट मैंने आपको समझाया है, ठीक है? इससे क्या होता है, डेमोक्रेटिक सिस्टम बिकम स्ट्रांग। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है हमारे देश की, ये जो लोकतांत्रिक जो व्यवस्था हमारे देश की है, ये और मजबूत हो जाती है, ये और स्ट्रांग हो जाती है। तो करप्शन के चांसेस कम हो जाते हैं, लोगों के हक का हनन नहीं होता है, ठीक है? जो आपके राइट्स है, आप उसके बारे में अवेयर हो जाते हैं, ठीक है? आपको पता लग जाता है कि हाँ भाई, मेरी ये, मैं इन्फॉर्मेशन माँग सकता हूँ, मेरे पास ये हक है, किसी भी डिपार्टमेंट से, कुछ डिपार्टमेंट्स को छोड़ के, ठीक है? अब अपन क्या करते हैं, इस आर्टिकल में ये लिखा है कि इंफॉर्मेशन आप मांग सकते हो, वो सरकार की जो डेफिनेशन है ना, कि स्टेट क्या है, स्टेट की जो डेफिनेशन है वो आर्टिकल 12 के अंदर है। आर्टिकल 12 के अंदर जो स्टेट की डेफिनेशन के अंदर जो जो डिपार्टमेंट्स हैं या जो भी इंस्टीट्यूशंस है, आप उनसे ये इंफॉर्मेशन मांग सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये आपका राइट टू इंफॉर्मेशन के अंदर के तहत 2005 एक्ट के तहत ये आपका हक है, ठीक है। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनसे आप ये इन्फॉर्मेशन नहीं मांग सकते सीधे तौर पे, ठीक है। देखो, इसका कारण भी है। इसका कारण यूं है कि ये जो डिपार्टमेंट्स हैं, ये सीधे हमारे देश की सुरक्षा से मेल खाते हैं, ठीक है। इनकी कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो काफ़ी सेंसिटिव और काफ़ी, उसको छुपाने की ज़रूरत है। वो ऐसे पब्लिक डोमेन में हम नहीं बता सकते किसी को भी, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देता हूँ, जैसे जब बालाकोट स्ट्राइक हुआ था, ठीक है, तब काफ़ी जो अपोजिशन लीडर हैं, काफ़ी ऐसे नेता हैं जो भाई कोई भी किसी पार्टी के हो, जो कि अपोजिशन में बैठे हैं, उन लोगों ने सब ने ये बोला था कि ये फर्जी स्ट्राइक्स है, ये जो एयर स्ट्राइक्स हैं ये फर्जी है, ठीक है। लेकिन जो
एयरफोर्स है वो भी एक डिफेंस फोर्स है, ठीक है, वो एक आर्म्ड फोर्सेस के अंदर आती है। वो बाध्य नहीं है किसी को भी ये बताने के लिए या इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि भैया ये स्ट्राइक हुई थी या नहीं हुई थी। उन्होंने अपना काम किया, ठीक है, उन्होंने अपना उनको जो जॉब दिया गया था वो उन्होंने किया। अब वो पब्लिक को बताने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है, जो उन्होंने काम किया वो नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, ठीक है, देश की आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा से भी रिलेटेड है वो, ठीक है, इसलिए वो बाध्य नहीं है। ऐसे डिपार्टमेंट जो हैं वो है आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, फिर है रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, फिर है सीआईडी, फिर है सीबीआई, आर्मी एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस। आर्मी तो हो गई भाई आर्म फोर्सेस, जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। पैरामिलिट्री फोर्सेस वो हो गई जो जिनका होम मिनिस्ट्री के अंडर में चलता है, जो कि हो गई सारी सीएपीएफ, सीएपीएफ जितनी भी है, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, असम राइफल्स और ये सब बीएसएफ वगैरह सारी। फिर आते हैं कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से भी डायरेक्टली नहीं मांग सकते क्योंकि वो उनकी निजता है, उनका भी तो एक प्राइवेसी का, राइट टू प्राइवेसी का जो उनको हक मिला हुआ है वो भी उनके लिए ज़रूरी है। तो आप ऐसे हर किसी से इन्फॉर्मेशन नहीं मांग सकते, कुछ रूल के तहत आप इन्फॉर्मेशन मांग सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? एक तो सबसे बड़ी बात जो इसको ध्यान रखना है आपको, मुझे लगता है कि वो वाली डेट जो 13 अक्टूबर 2005 है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये डेट है, 18 अप्रैल 2006। इस दिन से जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है वो हमारे यहाँ पे स्टैब्लिशमेंट हो गया था इसका। भाई आरटीआई तो एक्ट तो चलो चलो हो ही गया था। अब आरटीआई एक्ट को सुचारू रूप से उसकी व्यवस्था चलाने के लिए भी तो हमको कोई आयोग चाहिए, कोई कमीशन चाहिए बड़ा, है ना, जहाँ अधिकारी को हम बैठाएंगे वो काम करेगा। तो वो जब बना स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, राज्य सूचना आयोग, वो कब बना? 18 अप्रैल 2006 को, ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। अब फर्स्ट चेयरमैन कौन थे इसके? एमडी कुरानी साहब। इसके फर्स्ट चेयरमैन थे एमडी कुरानी साहब, ये एक फैक्ट है, आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं इसका जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस क्या है, ठीक है, इसका जो मतलब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का, आप किस डिपार्टमेंट में जाएंगे, किसके सामने आप एप्लीकेशन पेश करेंगे, किससे आप इंफॉर्मेशन मांगेंगे और कितनी इंफॉर्मेशन मांगेंगे, वो सब कुछ छोटा छोटा जो है हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है, पीआईओ, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है एक पीआईओ, ठीक है। वो क्या करता है? वो एप्लीकेशन मतलब उसके सामने आप अपनी एप्लीकेशन दायर करते हो और फिर वो क्या करता है, उस एप्लीकेशन को देखता है कि ये वैलिड है, ये सही है, ये इन्फॉर्मेशन जो आप मांग रहे हो। भाई आप किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं मांग सकते, ठीक है, किसी इंसान की, क्योंकि वो उसकी निजता का हनन है। लेकिन आप किसी डोमेन के अंदर कोई गवर्नमेंट ऑफिस से आपने कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी जिसमें वो आदमी जो है उसके कार्य भी हैं, तो इन्फॉर्मेशन आप मांग सकते हो कि भैया आप कितनी मतलब आपके कितनी फाइल्स हो चुकी है, कितनी नहीं हुई है, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ ऐसे। तो ये पीआईओ साहब से आप एप्लीकेशन दर्ज करके आप अपना मांग सकते हो इन्फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद में मान लो ऐसा कुछ हुआ कि भाई जो पीआईओ ऑफिसर है वो किसी कारण से आपको नहीं दे रहे इन्फॉर्मेशन, या वैलिड इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, या संतुष्ट नहीं कर पा रहे आपको इन्फॉर्मेशन देके, ठीक है। तो आपके पास एक और हक है कि आप इनसे जो सीनियर अफसर होते हैं और ये अच्छा इसका ड्यूरेशन क्या है? 30 डेज का, 30 दिन तक वो बाध्य हैं आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। अगर वो नहीं देते हैं 30 दिन के अंदर, ठीक है, एक्चुअली 5 दिन और ऐड होते हैं कि भैया 5 दिन का लिमिट और है, मान लो उसके में भी आपको आपको नहीं दे रहे इन्फॉर्मेशन, तो उसके बाद में आपको कहाँ जाना है? सीनियर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, एसपीआईओ के पास, ठीक है। आप फिर क्या करते हो, जब पीआईओ आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे तो 60 दिन के अंदर आप सीनियर पीआईओ के पास जा रहे हैं, सीनियर पीआईओ के पास जा रहे हैं एप्लीकेशन लेके अपनी, ठीक है। जब आप सीनियर पीआईओ के पास जा रहे हैं अपनी एप्लीकेशन लेके, तो आपने अपनी एप्लीकेशन दे दी कि सर मुझे वो उन्होंने पीआईओ से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, तो आप मेरी हेल्प करिए। तब सीनियर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो हैं वो काम करेंगे और वो आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। अब आगे की कहानी ये है कि मान लो एसपीआईओ ने भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी, ठीक है। तब आप क्या करोगे? तब आपके पास एक ऐसी मतलब एक ऐसा हक है आपका कि आप सीधा स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, राज्य सूचना आयोग, या फिर सेंट्रल सूचना आयोग, संघ सूचना आयोग, आप सीधा उसके पास भी जा सकते हो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, ठीक है, जो कि इंडिया के लेवल का देखता है इंफॉर्मेशन कमिश्नर। अब आप इन दोनों में से किसी के पास भी जा सकते हो, ठीक है, कि भैया सर मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी थी, मैं एक आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ और मुझे ये नहीं दिया गया है ये इन्फॉर्मेशन, तो अब आप मुझे ये प्रोवाइड कराइए। इसलिए आप देखना कि आजकल आप अखबार में भी पढ़ते हो कि काफ़ी जो आरटीआई एक्टिविस्ट जो हैं हमारे स्टेट के भी हैं या दूसरे पूरे देश के भी जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, वो क्या करते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उनका काम है ये, उनका प्रोफेशन है ये, ठीक है। अब वो कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं जिससे कि काफ़ी लोगों को हर्ट हो सकता है, हर्ट मतलब उनकी भ्रष्टाचार बाहर आ सकते हैं, उनका करप्शन बाहर आ सकता है, पता लग सकता है, डेटा बाहर आ सकता है। तब उनके ऊपर देखना हमले भी बहुत ज़्यादा होते हैं, कि जान को खतरा भी खूब होता है। काफ़ी इनके ऊपर हमले होते हैं, काफ़ी लोग इनके पीछे पड़े होते हैं आरटीआई एक्टिविस्ट के ऊपर, और अखबारों में आए दिन आता है
कि फलाना फलाना आरटीआई एक्टिविस्ट के साथ घटना हुई, उन पे हमला हुआ, तो ये सब चलता रहता है, ठीक है। तो इससे, क्योंकि उनका काम है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, वो किसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन किसी डिपार्टमेंट में ले रहे हैं तो भी उनके ऊपर ये होता रहता है, और अखबार में आप ये चीज़ें देखते रहते हो। अब इसमें एक चीज़ मेन ये है कि सिविल जो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन है, उसको सिविल कोर्ट का जो अधिकार है वो मिला हुआ है, उसकी बराबर के लेवल का ये कमीशन है, ये आयोग है, ठीक है। सिविल कोर्ट क्या होता है? सिविल कोर्ट एक ऐसा कोर्ट है, इसके नाम में सिविल है, मतलब सिविल मैटर देखता है ये, जिसके अंदर क्रिमिनल एक्ट नहीं है, चोरी है, ट्रेसपास है, असॉल्ट है, ये सब लगभग ये सारे किस में आते हैं? सिविल में आते हैं। कोई पैसे से पैसे का लेन देन है, ऐसे कोई मैटर, ये सब सिविल कोर्ट के पास होते हैं। क्रिमिनल मैटर क्या होते हैं? क्रिमिनल वाले कोर्ट्स तो खैर दूसरे अलग होते हैं, लेकिन उनके अंदर भी सारे हाई कोर्ट वाई कोर्ट सब हो जाते हैं। क्रिमिनल मैटर क्या होता है? जिसके अंदर कोई जान हानि है, किसी का मारना है, किसी किडनैपिंग है, किसी को अटेम्प्ट टू मर्डर है, ऐसी चीज़ें। तो सिविल कोर्ट की सारी राइट्स इसके पास लगभग इसके बराबर की राइट्स होती हैं। अब ये राइट्स बराबर कैसे होती है? कि ये कोर्ट के बराबर काम करता है। कोर्ट में कैसे प्रोसीडिंग चलती है, वैसे इनके अंदर भी प्रोसीडिंग चलती है। ये किसी को बुला सकते हैं कि आप आइए, आपके ऊपर ये आरोप लगे हैं, अब इसको आप बताइए क्या करना है, कैसे करना है। आपके पास कोई सबूत है, विटनेस है, तो आप आइए और हमें बताइए। समन जारी करते हैं। समन जारी करके ये बुलाने के लिए, ये मतलब सामने वाले को आने के लिए बाध्य है वो इनके बुलाने पे, ठीक है। तो सिविल कोर्ट के अधिकार है इनके पास, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आरटीआई एक्ट 2005 सेक्शन 19(7), इट इज मैंडेटरी फॉर पीआईओ टू गिव इन्फॉर्मेशन व्हेन आस्क्ड बाय स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन। जब राज्य सूचना आयोग पीआईओ से इन्फॉर्मेशन मांगेगा कि आप इसके ऊपर, भाई मान लो पीआईओ ने काम नहीं किया, आप गए सीधा राज्य सूचना आयोग में, राज्य सूचना आयोग से पीआई को मतलब फोन करके बोला कि, या जो भी जैसे भी, कि भैया आप ये इसके अंदर इन्फॉर्मेशन दो हमें, क्या अभी के अभी इसके अंदर कार्रवाई करो, ठीक है। तब क्या होगा कि पीआईओ बाध्य है, मैंडेटरी है उसके लिए कि उसको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी राज्य सूचना आयोग को, ठीक है। इस चीज का आप ध्यान रखना। द कमीशन कैन ऑर्डर इंक्वायरी इनटू एनी मैटर सुओ मोटो। किसी भी मैटर के अंदर सुओ मोटो वो इंक्वायरी कर सकता है कमीशन, ठीक है। ये एक चीज, और अब ऑफ कोर्स उनके पास सिविल कोर्ट की जब उनके पास पावर है तो वो सुओ मोटो इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है। सम सब्जेक्ट्स ऑन विच इंफॉर्मेशन कांट बी आस्क्ड फॉर। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में आप इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते हैं। देखो, ऐसे तो भाई अब मैं कुछ भी किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन मांग सकता हूँ। आपके घर के अंदर कितने गिलासेस हैं, कितनी कटोरियाँ हैं, कितनी थालियाँ हैं, मैं सारी इन्फॉर्मेशन लेने बैठ जाऊँगा, पर्सनल चीज़ें। ये आप नहीं कर सकते, किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप नहीं मांग सकते। आप वही इन्फॉर्मेशन मांग सकते हो जिनका रिलेशनशिप आपसे है और कुछ मैटर में वो काम की इन्फॉर्मेशन है, तो मांग सकते हो, वरना नहीं मांग सकते आप वो इन्फॉर्मेशन। इसलिए कौन सी इन्फॉर्मेशन आप नहीं मांग सकते, इसका भी मेंशन होना जरूरी है, ठीक है। अब जो कौन सी है? इन्फॉर्मेशन विच अफेक्ट्स द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, ये मैंने आपको बताया था। हमारे देश की एकता, अखंडता और जो सुरक्षा है, सिक्योरिटी है, उससे अगर रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है जो सेंसिटिव है, तो आप वो इन्फॉर्मेशन नहीं मांग सकते, और ना वो बाध्य हैं आपको बताने के लिए, क्योंकि उससे पूरे देश को खतरा है, ठीक है। जो पब्लिक है उसको भी खतरा हो सकता है ना। हमारी जो व्यवस्था है, डिफेंस फोर्स है, उनको भी इससे खतरा हो सकता है, इसलिए आप वो इन्फॉर्मेशन नहीं मांग सकते, ठीक है। इन्फॉर्मेशन विच कुड बी लाइफ थ्रेटनिंग। लाइफ थ्रेटनिंग का मतलब क्या है? आपका जो जीवन है वो खतरे में हो जाए, आप ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मांग सकते। मतलब किसी दूसरे का इन्फॉर्मेशन जो जीवन है वो खतरे में हो जाए, आप ऐसी इन्फॉर्मेशन उससे नहीं मांग सकते। ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन आप नहीं मांग सकते जिसमें सामने वाले की लाइफ को थ्रेट है, खतरा है उसकी ज़िंदगी को, ठीक है। आप ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मांग सकते, इसका भी आप ध्यान रखना। इन्फॉर्मेशन विच क्रिएट्स प्रॉब्लम फॉर द प्रोसीडिंग ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट। ऐसी इन्फॉर्मेशन जो स्टेट लेजिस्लेचर मतलब विधानसभा या संसद की कार्यप्रणाली को इफेक्ट करे, मतलब खराबा करे, या फिर उसकी कार्रवाई जो है वो नहीं हो पाए उन कारणों से। इसलिए ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जो उनकी प्रोसीडिंग में के चलन के अंदर कोई दिक्कत करे, तो आप उसको नहीं मान सकते, ठीक है। आप उस इन्फॉर्मेशन को नहीं मांग सकते, ये ध्यान रखना है आपको। इन्फॉर्मेशन विच अफेक्ट द जुडिशियल ऑर्डर्स। आप किसी न्यायिक ऑर्डर के खिलाफ जाके, या कोई ऐसा ऑर्डर है जो जुडिशियल ऑर्डर्स, किसी ने, भाई न्यायालय ने कोई ऑर्डर दे दिया, ठीक है, सजा सुना दी किसी को, आप उसके रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मांग सकते, क्योंकि ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। ये आप कोर्ट से मांग सकते हो, लेकिन ऐसे डायरेक्ट नहीं मांग सकते आरटीआई के थ्रू। इन्फॉर्मेशन विच अफेक्ट्स द रूल्स ऑफ कॉपीराइट। कॉपीराइट से रिलेटेड आप किसी भी रूल तो ये जो इन्फॉर्मेशन नहीं, इन्फॉर्मेशन विच अफेक्ट्स द रूल्स ऑफ कॉपीराइट। कॉपीराइट का मतलब ही क्या हो गया भाई? ट्रेडमार्क है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, ये चीज़ें क्या होती है? ये किसी चीज़, किसी की इन्फॉर्मेशन, ये प्राइवेट इन्फॉर्मेशन देती है, उसके अंदर पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर, ताकि वो उसके ऊपर कॉपीराइट ले सके, उसके फिर किसी और का उसके ऊपर कोई हक नहीं है।
इसलिए आप उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते। ठीक है, ये हो गया कॉपीराइट वाली बात। अब आते हैं इन्फॉर्मेशन विच इंक्रीजेस क्राइम। आप कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मांग सकते जो क्राइम को बढ़ाता हो, वो क्राइम रेट को बढ़ा दे या कुछ ऐसा हो जाए जिससे क्राइम बढ़ जाए, है ना, कुछ किसी भी तरह के दंगे हो जाए, कुछ लोग भड़क जाए, आप ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मांग सकते। और दूसरी, सातवीं जो है वो है पेपर्स ऑफ कैबिनेट। कैबिनेट का मतलब क्या है? मंत्री परिषद। मंत्री परिषद देखो एक ऐसी चीज है जो कि स्टेट के काफी, उसके अंदर सिक्योरिटी के पेपर्स भी होते हैं, काफी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, प्राइवेट इन्फॉर्मेशन होती है। कोई ऐसी स्कीम बना रहे हैं, पॉलिसी ला रहे हैं जिसको वो चाहते हैं कि पहले वो पब्लिक डोमेन में नहीं आए, हम खुद अनाउंस करें। तो ऐसे पेपर रिलेटेड आप उन मंत्री परिषद से आप वो पेपर्स नहीं मांग सकते, आरटीआई के अंदर वो नहीं आते। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं राजस्थान स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। राजस्थान का जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है, ये राजस्थान राज्य सूचना आयोग जो ये है, इसका स्ट्रक्चर हम एक बार देख लेते हैं। इसकी कुछ फैक्ट्स और डिटेल्स जो हैं वो हम देख लेते हैं। अब ये स्टैब्लिश कैसे हुआ? स्टैब्लिश थ्रू आरटीआई एक्ट 2005 सेक्शन 15। आरटीआई एक्ट 2005 के सेक्शन 15 में ही इसका स्टैब्लिशमेंट लिखा गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये फैक्ट ध्यान रखना है, सेक्शन 15 वाला, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही आएगा आरटीआई एक्ट 2005, लेकिन सेक्शन 15, 16, 17 ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है 15। ऑन स्टैब्लिश्ड 13 अप्रैल 2006 बट इफेक्टिव फ्रॉम 18 अप्रैल 2006। लेकिन इफेक्टिव मैंने क्या बताया था, उस डेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी डेट है? 18 अप्रैल 2006। ये डेट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इफेक्टिव, इसका सुचारू रूप से काम कब चालू हुआ? तो 18 अप्रैल 2006 से। इसका थोड़ा ध्यान रखना। हेडक्वार्टर कहाँ है? जयपुर। सिंपल, लगभग इन सब के हेडक्वार्टर जयपुर ही है। स्ट्रक्चर, अब इसकी संरचना क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे इसका लेआउट है, कैसी इसकी हायरार्की है। ठीक है, एक सबसे ऊपर कौन है, फिर नीचे कौन है, फिर नीचे कौन है, ऐसा बताता हूँ। मल्टी मेंबर बॉडी है ये। मल्टी मेंबर बॉडी का मतलब इसमें बहुत सारे मेंबर हैं। ठीक है, बहुत सारे मेंबर तो क्या है, 1+10, कितने हो गए टोटल? 11। एक तो होगा जो चीफ होगा और 10 होंगे जो अलग मेंबर होंगे। ठीक है, एक तो होगा जो चीफ होगा और 10 होंगे जो अलग मेंबर्स होंगे। ठीक है, अभी तक तो किसी में 4 मेंबर थे, किसी में 2 मेंबर थे। अब इसमें सीधा कितने आ गए? 10 मेंबर्स हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा कार्य, इसका थोड़ा काम थोड़ा ज़्यादा रहता है, इसलिए मेंबर्स भी ज़्यादा हैं अलग अलग। एक तो चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर हो गया। ठीक है, इसका ध्यान रखना। ये एक, अब मैं इसको करंट का ही क्वेश्चन मान लो, आप इसको मैं आपको यही दे रहा हूँ कि आप चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर कौन है अभी हमारे स्टेट का, ये आप पता करिए। इसका इन्फॉर्मेशन ये जी एक तरह से आपका होमवर्क ही है। ठीक है, और 10 इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं अलग अलग। ये तो हो गया चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर एक, और 10 ये हो गए इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स। एट प्रेजेंट ओनली 4। भाई 10 तो है, बोला है कि भाई 10 तो मैक्सिमम आपके हो सकते हैं इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, लेकिन एट प्रेजेंट कितने हैं? मात्र 4। ठीक है, अब इनको अपॉइंट कौन करता है? इनको अपॉइंट करता है, ही इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर। गवर्नर साहब अपॉइंट करते हैं, लेकिन वही वाली बात, गवर्नर साहब तो अपॉइंट करते हैं, लेकिन किसी ना किसी की एडवाइस पे अपॉइंट करते हैं। वो एडवाइस किसकी होती है वो भी हम देखते हैं। रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी चेयर्ड बाय द चीफ मिनिस्टर। एक कमिटी है जिसके जो चेयरमैन होते हैं वो चीफ मिनिस्टर साहब होते हैं। ठीक है, उसके अंदर 2 और मेंबर होते हैं। ये जो कमिटी है, ये मिलके बताते हैं कि किस आदमी को आपको चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाना है। ठीक है, फिर वो गवर्नर साहब उसको हाथों हाथ पेपर पे साइन करके उसको अपॉइंट कर लेते हैं। ये जो कमेटी है इसका चेयरमैन कौन है? चीफ मिनिस्टर। ये पहली बात। 2 और मेंबर उसमें। पहला मेंबर कौन है? लीडर ऑफ अपोजिशन इन लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, पहली बात तो ये। लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा। विधानसभा का जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, जो सामने वाली पार्टी का जो लीडर होगा, वो कौन है? इसका एक मेंबर है। अब दूसरा, स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय सीएम। दूसरा जो होगा वो राज्य का ही कैबिनेट मिनिस्टर होगा, जिसको नॉमिनेट कौन करेगा? सीएम। कि हाँ भैया ये फलाना जी है, ये स्टेट मिनिस्टर है हमारे राज्य के, इनको मैं अपॉइंट करता हूँ इस कमेटी का दूसरा मेंबर। ये तीनों मिलके चूज कर लेंगे कि स्टेट का सूचना जो आयोग है इसका कमिश्नर कौन होगा, इसका चेयरमैन अध्यक्ष कौन होगा। ठीक है, अब इसकी योग्यता मतलब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? ठीक है, किन मापदंडों, किन बेसिस पे को डिसाइड करेंगे कि ये स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनेंगे। ठीक है, वो क्या है? मस्ट हैव नॉलेज अबाउट लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल सर्विस या साइंस। लॉ का मतलब विधि, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कार्यपालिका, सोशल सर्विस का मतलब समाज की सर्विस, और साइंस मतलब विज्ञान। इनकी नॉलेज उसको होनी चाहिए। भैया इसकी नॉलेज होगी तभी तो वो समाज को अच्छे से समझ पाएगा, क्या गलत है क्या सही है, वो उसको पता चलेगा। इन्फॉर्मेशन कोई मांग रहा है, किस इंटेंशन से मांग रहा है, उसका कार्य वो क्या करना चाहता है, तो थोड़ी बहुत नॉलेज तो होनी चाहिए, है ना। हम ऐसे ही किसी रैंडम इंसान को इतने बड़े पद पे नहीं बिठा सकते, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नॉट बी अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, विधानमंडल और पार्लियामेंट।
स्टेट लेजिस्लेचर मतलब विधानमंडल का वो मेंबर नहीं होना चाहिए ना, और दूसरा पार्लियामेंट संसद का भी वो मेंबर नहीं होना चाहिए। मतलब ना तो एमएलए होना चाहिए ना एमपी होना चाहिए। किसी भी एमएलए एमपी को आप नहीं बना सकते, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी एक पद है जिसके ऊपर वो काम कर रहा है। तो ऑलरेडी आप एक पद है, उसके बाद ये पद आप उसको नहीं दे सकते, वरना फिर वो चांसेस बढ़ जाएंगे कि वो न्यूट्रल ना हो और कुछ ना कुछ उल्टा ही हो। इसलिए कोशिश यही रहती है कि एक ऐसे क्वालिफाइड इंसान को यहाँ बिठाओ जो कि इन दोनों का मेंबर ना हो, ताकि वो पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी के साथ ये काम कर सके। इस डिपार्टमेंट का तो बहुत बड़ा रोल है ट्रांसपेरेंसी के अंदर, ठीक है, ताकि कोई चीटिंग, किसी प्रकार का कोई करप्शन और चीटिंग ना हो। नॉट ऑन अ पोस्ट ऑफ प्रॉफिट अंडर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य सरकार या केंद्र की सरकार के अंदर वो किसी भी ऐसे पद पे ना हो जो लाभ का पद हो, ठीक है। ऐसे वो पद पे है तो वो इसका चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनने के वो लायक नहीं है, वो एलिजिबल नहीं है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। इसका जो टेन्योर है, इसका जो कार्यकाल है, उसका ध्यान रखना है आपको। कार्यकाल कितना है? 3 साल का, या फिर एज कहाँ, 65 साल तक की एज, ठीक है। 65 साल तक की एज या 3 साल का कार्यकाल, ये ध्यान रखना है आपको। इससे पहले जो हमने पढ़े, किसी के कार्यकाल 5 साल थे, किसी के कार्यकाल 6 साल होंगे, इसका थोड़ा कम है, इसका 3 साल है कार्यकाल। अगर आप 65 के पहले हो गए तो आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। या फिर लास्ट उम्र क्या है? 65 ईयर्स ऑफ एज। रेजिग्नेशन, अब ये भाई साहब रेजिग्नेशन किसको देते हैं? अपना जो ये त्याग पत्र है, ये किसको देते हैं ये साहब? ये त्याग पत्र सबसे पहले जो सबसे पहले क्या, ये त्याग पत्र देते हैं सिर्फ और सिर्फ गवर्नर को, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि त्याग पत्र दे दिया विधानसभा अध्यक्ष को या सीएम साहब को या किसी मिनिस्टर को, नहीं। ये स्टेट के नॉमिनल हेड, ठीक है, किसको देंगे? गवर्नर साहब को, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ, एक तो हो गया ये जो गवर्नर को ये देते हैं, पर इसके चांसेस क्या है कि इनको हटाया है? भाई हटाने के लिए जो कारण है, इनको एक तो खुद की मर्जी से भी दे सकते हैं ये, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किन कारणों से इनको हटाया जा सकता है, वो वही 3 मेन फेवरेट कारण कौन से? एक तो इंसॉल्वेंट, दिवालिया होना, बैंकरप्ट होना। दूसरा क्या है? अनसाउंड माइंड, उनका दिमाग जो है वो काम ना करे, ठीक है, वो पागल हो जाए, मेंटल हो जाए, या उनके डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है वो खत्म हो जाए। तो दूसरा कारण ये। और तीसरा कारण क्या है कि इंस्पेक्शन ऑफ मिसकंडक्ट बाय सुप्रीम कोर्ट जज, इनके ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप लगा, ठीक है, कि आपने सर करप्शन किया है, आपने चीटिंग करी है, आप इन्फॉर्मेशन कमिश्नर हो या चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर हो, लेकिन आपने ये चीटिंग करी है, आप इसके इसके ऊपर आपके आरोप लगाए गए हैं, और आप आइए और प्रूव करिए कि आपने ये काम नहीं किया है। अगर प्रूफ हो जाता है, और करता कौन है इसकी जांच? सुप्रीम कोर्ट जज खुद करता है इसकी जांच। अगर जांच में पाया जाता है कि आपने चीटिंग करी है या आपने कोई भ्रष्टाचार किया है, तो आपको हाथों हाथ वहाँ से हटाया जाएगा, आपको रिमूवल आपका किया जाएगा, इम्पीचमेंट, ठीक है। ही गिव्स हिज एनुअल रिपोर्ट टू स्टेट गवर्नमेंट पुट इन स्टेट लेजिस्लेचर, ये ध्यान रखना। ये अपनी एनुअल रिपोर्ट किसको देता है? स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट को ये अपनी एनुअल रिपोर्ट ले जाके देते हैं, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट जो है उसके अंदर जो भी मतलब सीएम हो साहब हो गए या फाइनेंस मिनिस्टर मिनिस्टर जो भी जो अधिकारी सॉरी मिनिस्टर हैं, वो उस रिपोर्ट को जो सदन है, सदन के अंदर उसकी को प्रस्तुत करेंगे और सबको बताएंगे कि ये हमारी रिपोर्ट है स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन, इतना काम हमने किया है, इतना हमने ये किया है, वो सब बताते हैं, बोल बच्चन वाली बातें हैं। अभी तक के हमारे चेयरमैन कौन रहे हैं? मात्र 4 चेयरमैन हैं। चेयरमैन ऑफ राजस्थान इन्फॉर्मेशन कमीशन, ये सबसे आसान है, इनके चेयरमैन आप रट लो। एक कोई फैक्चुअल क्वेश्चन आ ही जाए कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो आप वो क्वेश्चन सही कर लो और आपके चांसेस बढ़ जाए एग्जाम में सिलेक्शन। पहले तो है एमडी कुरानी साहब, ये फर्स्ट स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन कमिश्नर थे, ध्यान रखना, एमडी कुरानी। सेकंड थे टी श्रीनिवासन, इसका आपका ध्यान रखना है। फिर है सुरेश कुमार चौधरी, और फिर अभी वर्तमान में भी यही है डीबी गुप्ता साहब। ये दिसंबर 2020 से हमारे स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है। कौन? डीबी गुप्ता जी, ठीक है। ये हमने स्टेट इन्फॉर्मेशन को लगभग आज खत्म कर ही दिया है, और उम्मीद करता हूँ कि ये जो छोटा सा टॉपिक है ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें मेन चीज़ तो है आप आरटीए के एक्ट और उसके डेट ध्यान रखना, क्योंकि आरपीसी और अधीनस्थ बोर्ड हमेशा तारीखों में घुमाता है इन छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स का। दूसरी चीज़ कि ये अपनी रिपोर्ट देता किसको है? स्टेट गवर्नमेंट को देता है, गवर्नर को देता है, ये चीज़ें आप थोड़ा ध्यान रखना। तीसरी चीज़, इसका टेन्योर कितना है, कार्यकाल कितना है, इसमें इंपॉर्टेंट यही है, कार्यकाल कितना है। हमेशा आपको सुनने में आता है 5 साल 6 साल, तो आप उस पर टिक कर दोगे, इसका थोड़ा कम है, इसका कार्यकाल मात्र 3 साल का है और 65 वर्ष की आयु तक, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।